हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 24 दिसंबर 1999 में जो प्लान हाईजैक किया गया था इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली की और टेक ऑफ करती है। काठमांडू से दिल्ली का सफ़र लगभग 2 घंटे का है, लेकिन इस प्लान में बैठे पैसेंजर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये 2 घंटे की दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है 5 लोगों के द्वारा और इन पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए लगभग $200 मिलियन की मांग करते हैं। साथ ही डिमांड जैसे कुछ आतंकवादियों को रिलीज करना। पूरे 7 दिन तक पूरा देश इस पूरे हंगामे को टेलीविजन पर देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी और आखिरी हाईजैकिंग थी। उसके बाद से आज तक कोई भी प्लान हाईजैक नहीं हुआ। आइए समझते हैं उस पूरी कहानी को। 24 दिसंबर 1999, 11 क्रू मेंबर्स, 179 पैसेंजर्स थे। काठमांडू से फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद पैसेंजर्स को खाना दिया जाता है। तभी 5 मेंबर्स खड़े होते हैं, मास्क पहने हुए होते हैं और अनाउंस करते हैं कि ये प्लान हाईजैक किया जा चुका है। प्लान हाईजैक किया जा चुका है। वो जल्दी से पायलट के केबिन में पहुंच जाते हैं और प्लान को वेस्ट की दिशा में उड़ते रहने के लिए बोलते हैं। ये प्लेन दिल्ली से पाकिस्तान की ओर उड़ता है, लाहौर के एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम इस प्लेन को लैंड ही होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ इंडिया के एयर ट्रैफिक को ये खबर पता चलती है, लेकिन उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को इस बारे में तकरीबन 1 घंटे के बाद पता चलता है। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC-814 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कैप्टन देवी शरण उनको बताते हैं कि फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से साफ मना कर दिया गया है। कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बोलते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान वालों से कहो कि ये इन्हें परमिशन दे लैंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ हाईजैकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि वे पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे अगर उन्हें लैंड नहीं करने दिया पाकिस्तान में। शाम को इंडियन हाई कमीशन रिक्वेस्ट करता है प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिलती। इसके बाद कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स से बात करते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम बचा है, हम इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें प्लेन को लैंड करना होगा। फ्यूल करने के लिए ये हाईजैकर्स को कन्वेंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और प्लेन को अमृतसर में लैंड करा देते हैं। अमृतसर में प्लेन का लैंड होना इंडियन अथॉरिटीज़ के लिए एक बड़ा अपर हैंड था। इंडियन फोर्सेस इस सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल में ला सकती है। उनसे इमीडिएटली रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लेन में रिफ्यूलिंग जल्दी से कराई जाए। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट बनाया जाता है। एक लोकल कमेटी बनाई जाती है कि प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए और ऐसा करने से जो फोर्सेस है, कमांडो है उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा स्ट्रेटेजी डेवलप करने का, ग्राउंड पर ऑपरेशन कंडक्ट करने का उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। लोकल पुलिस ऑफिशियल से कम्युनिकेट करने से वो साफ मना कर देते कि वो सिर्फ दिल्ली में बैठे ऑफिशियल के साथ ही कम्युनिकेट करना चाहते थे। कैप्टन देवी शरण सिर्फ फिर से कांटेक्ट करते हैं कि प्लीज़ प्लेन को रिफ्यूल कर दिया जाए, अगर रिफ्यूल नहीं किया गया तो ये हमला कर देंगे। कुछ टाइम वेट करते हैं, कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती। हाईजैकर्स एक पैसेंजर पर हमला कर देते, सतनाम सिंह चाकू से हमला करते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। 40 मिनट के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है। पंजाब पुलिस को ऑर्डर देता है जब हम फ्यूलिंग कर रहे हो प्लान की तो टैंक में एक पंजाब ऑफिसर्स को छिपा कर ले जाए और फ्यूलिंग करते वक्त प्लान में टायर पंचर कर दे। ऐसा करने से प्लान दोबारा से हवा में उड़ नहीं पाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक प्लान होता है, हम प्लेन के सामने एक टैंकर खड़ा कर दे तो प्लेन का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जिससे प्लेन दोबारा से हवा में नहीं उड़ पाएगा। फ्यूल टैंकर चलना शुरू करता है प्लेन की तरफ, लेकिन फ्यूल टैंक तेजी से चल रहा था, उसको धीरे चलाने के लिए कहा जाता है। गाड़ी को ड्राइवर अचानक से रोक देता है। फ्यूल टैंकर को हाईजैकर्स देख रहे होते हैं, उनको शक हुआ कि शायद ये हमारे साथ कुछ गेम खेल रहे हैं। हाईजैकर एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कैप्टन को प्रेशर करते हैं कि प्लेन को फिर से हवा में उड़ाया जाए। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि टैंकर को टक्कर मारे या क्या करे, सिर्फ वो प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए बोलते हैं। स्पीड करते वक्त एक्सीडेंट होने से बिल्कुल थोड़ा ही बचता है।
और फिर उसके बाद प्लेन हवा में उड़ने के बाद एनएसजी के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उनको कुछ मौका ही नहीं मिलता है एक्शन लेने का। कैप्टन देवीशरण एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजते हैं, वी आर डाइंग, यानी कि अब हम सब मरने वाले हैं। ये फ्लाइट फिर पाकिस्तान की ओर चलती है। पाकिस्तान फिर एक बार डिनाइड कर देते हैं कि लैंड करने के लिए। लाहौर एयरपोर्ट की सब लाइट ऑफ कर दी जाती है ताकि प्लेन लैंड ना हो सके। कैप्टन के ऊपर प्रेशर इतना होता है कि हाईजैकर्स को फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ रनवे दिख रहा है या नहीं, प्लेन को लैंड करना है यहाँ से। एक बार फिर फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं ट्रैफिक से कि हम यहाँ हाईवे पर एयर क्रैश लैंड कर जाएंगे अगर लैंड होने नहीं दिया। फाइनली पाकिस्तान परमिशन दे देता है प्लेन को लैंड करने की। एयर ट्रैफिक इंडिया रिक्वेस्ट करते हैं एयरपोर्ट ऑफिशियल्स से कि प्लीज़ प्लेन को दोबारा से उड़ने मत दे देना। उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट की सभी लाइटें ऑफ कर दी जाती है और फाइनली टैंक फ्यूल कर दिया जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा नेगोशिएट किया जाता है बच्चे और औरतों को छोड़ दें, यानी रिलीज़ कर दें। हाईजैकर्स दोबारा से फिर फ्रस्ट्राइड हो जाते हैं और रुपीन कटियाल नाम के एक पैसेंजर्स को हमला कर देते हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है। प्लेन उसके बाद फिर दोबारा से टेक ऑफ कर देता है और फ्लाइट को लाहौर से ओमान की ओर ले जाया जाता है। वहाँ भी उन्हें रिजेक्शन मिलता है। अगली लैंड होती है अल मिनाद एयरबेस पर। नेगोशिएशन वहाँ पर कुछ नेगोशिएशन के बाद 26 पैसेंजर्स को रिलीज़ कर देते हैं, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर भी मौजूद होते हैं। वहाँ से एक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सभी पैसेंजर्स की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है जिससे उन्हें कुछ दिखाई ना दे। और एक बात और, उन्होंने अपने जो 5 हाईजैकर्स थे उन्होंने अपने अलग अलग नाम रखे हुए थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और भोला। ये उनके टेम्परेरी नाम थे, जो उनके रियल नाम बाद में पता चलते हैं। इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, समी अहमद काजी, ज़हूर मिस्त्री, शकीर, जो कि पाकिस्तान के थे। उसके बाद फिर दोबारा से प्लेन टेक ऑफ करता है अफ़गानिस्तान की ओर, जो कि कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। उस समय वहाँ तालिबान का राज होता है। तालिबान अथॉरिटीज़ वहाँ ऑफ़र करता है कि वह मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच। इंडिया के हाई कमीशन से इस्लामाबाद से कांधार भेजते हैं नेगोशिएट करने के लिए। अगले 6 दिन तक यहाँ सभी पैसेंजर्स बंद रहते हैं। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, हम कितने दिन यहाँ बंद रहने वाले हैं। तालिबान की असली इंटेंशन पर इंडिया को शक होने लगता है। इंडियन गवर्नमेंट को इस प्लान को चारों ओर से घेर लिया जाता है तालिबान के लोगों के द्वारा। तालिबान कहता है कि ये हाईजैकर्स के अगेंस्ट कर रखा है उन्होंने, कि कोई हाईजैकर्स यहाँ पर रेकलेसली बिहेव ना करे, इसलिए चारों ओर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अपने लोगों को लगा दिया है। लेकिन इंडियन एनालिस्ट का मानना ये था कि ताकि इंडियन मिलिट्री यहाँ पर कोई ऑपरेशन कंडक्ट ना कर सके हाईजैकर्स के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने प्लान को चारों ओर से घेर लिया था। अजीत डोभाल जो कि स्पेशल टीम के हिस्सा थे, उन्हें वहाँ भेजा जाता है हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। वो बताते हैं कि उनको ISI के द्वारा गारंटी किया गया है कि जो वहाँ पर एक्टिव था, एग्जिट सेफ के लिए ISI के द्वारा गारंटी किया गया है। उनका कहना था कि ISI अगर वहाँ इन्वॉल्व ना होती तो इंडिया आसानी से रिजॉल्व कर पाती। आज तक ये नहीं जानते कि काठमांडू को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। बोला जाता है दाऊद इब्राहिम के नेपाल नेटवर्क को यूज़ किया गया था। कांधार में अपनी डिमांड बताते हैं हाईजैकर्स लगभग $200 मिलियन यानी 1650 करोड़ रुपए और साथ साथ 36 कैदियों की रिहाई डिमांड करते हैं। इसके अलावा सज्जाद अफ़गानी हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर की मुर्दा बॉडी की भी डिमांड करते हैं। इतनी सारी डिमांड की जा रही थी, इतना पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन इंडिया के अलग तरीक़ों का प्रेशर चल रहा था इंडिया पर, इंडियन गवर्नमेंट पर। सरकार के ऊपर 26 दिसंबर को आए हाईजैकर्स को लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। अचानक से इस कॉन्फ्रेंस में कुछ भीड़ घुस जाती है। वह बोलते हैं कि जो डिमांड करते हैं उनको पूरी करें। अपने परिवार वालों को छुड़ाने के लिए उनका कहना था कि पहले उनके परिवार वाले हैं, बाद में सब कुछ, चाहे पैसों की डिमांड हो या किसी को रिलीज़ करना, वो सब
उन सब बाद में था, पहले उनके परिवार वालों को छुड़ाना था। नेगोशिएटर 27 दिसंबर को पहुंचते हैं। उनकी टीम को लीड किया जा रहा था विवेक काटजू के द्वारा। सेम दिन प्रेशर बढ़ जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट को। जहां मीटिंग चलने वाली थी वहां पर कुछ लोग फिर दोबारा घुस जाते हैं। कुछ लोग पीएम का घर का घेराव कर लेते हैं। तालिबान क्लियरली डिनाइड कर देते हैं कि वे इंडियन फोर्सेस को कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करने देंगे। इंडियन नेगोशिएटर्स की टीम होती है, बीच में तालिबान और हाईजैकर्स होते हैं। अल्टीमेटली 36 कैदियों की जगह 3 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसका क्रेडिट तालिबान और नेगोशिएट टीम को दिया जाता है, इंडियन नेगोशिएट टीम को दिया जाता है। कैदियों को दिल्ली ले जाया जाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जसवंत सिंह के साथ बैठकर कांधार भेजा जाता है। दूसरी तरफ हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स को रिलीज़ कर देते हैं। इंडियन टीम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ से उनको गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ क्लियर हो गया था कि इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व था। ये हाईजैकर्स पाकिस्तान निकल जाते हैं। ये प्लान को जो हाईजैक किया गया था, इसको 2001 में रिटायर्ड कर दिया गया, क्योंकि ये 20 साल पुराना हो चुका था। दोस्तों, ये पूरी कहानी हमने आपको बताई है, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।